हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सरकारी योजनाएं हैं जो आपके किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। आप घर बैठे इस वीडियो को मात्र 20 से 25 मिनट के पूरा देखिएगा और सारी से सारी योजनाएं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जितनी भी योजनाएं हैं सारी डिटेल में आपके लिए बेस्ट नोट्स तैयार किए गए हैं। सबसे पहले नोट्स बनाए गए हैं, उसके बाद आपके लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इस सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके और वो भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो मुद्रा MUDRA जैसा कि आप जानते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म मुद्रा है और इसको डिस्क्राइब किया जाए तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी इसकी क्या होगी, फुल फॉर्म है। ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। और इसकी शुरुआत मुद्रा योजना की कब हुई थी, याद रखिएगा, अप्रैल 2015 में हुई थी। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है मुद्रा योजना, जैसे कि आप जानते होंगे मुद्रा किसके अंतर्गत आएगा, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसी स्वामित्व इसका किसके पास है, तो याद रखिएगा सिडबी SIDBI यानी कि सिडबी के पास इसका स्वामित्व है। उद्देश्य क्या है मुद्रा योजना का, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से सामाजिक पिरामिड के निचले वर्ग को आय सृजन का अवसर देना, सूक्ष्म उद्यमों को यानी कि सूक्ष्म जो उद्योगपति हैं उन्हें 10 लाख तक का ऋण, ये ऋण RBI, वाणिज्यिक वित्त बैंक या सहकारी बैंक या MFI या NBFC द्वारा दिया जाएगा। इसमें 3 प्रकार के ऋण की व्यवस्था की गई है, याद रखिएगा। मुद्रा योजना में कितने प्रकार की ऋण की व्यवस्था की गई है आपसे पूछा जा सकता है। शिशु 50,000 तक का ऋण, किशोर 50,000 1 से 5 लाख तक का ऋण और तरुण यानी कि किशोर से बड़े 5 लाख 1 से 10 लाख तक। ठीक है, तो याद रखिएगा मुद्रा योजना किसके अंतर्गत आती है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। स्वामित्व किसके पास है, सिडबी के पास है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, अप्रैल 2015 में। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं दूसरी सरकारी योजना कौन सी है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अटल पेंशन योजना। कौन सी, अटल पेंशन योजना। घोषणा इसकी कब हुई थी, 2015 से 16 के बजट द्वारा इसकी घोषणा की गई है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु पेंशन योजना, पेंशन फंड नियामक एवं प्राधिकरण PFRDA द्वारा ये प्रशासित है। कौन सी, अटल पेंशन योजना। ये योजना अंशदान एवं अवधि के आधार पर पेंशन प्रदान करेगी। योजना के आधार पर 60 वर्ष के बाद, यानी कि कितनी वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद, यानी कि आयु 60 वर्ष की होने के बाद आपको 1 से 5,000 तक का न्यूनतम पेंशन गारंटी इसमें आपको दी जाएगी। और कुल योगदान का कितना, 50% या 1,000 रुपये प्रति वर्ष सरकार प्रत्येक पात्र को ग्राहक 2015 से 16 से 2020 तक ये प्रदान करेगी। कोई भी भारतीय नागरिक इसका पात्र हो सकता है, जिसकी पात्रता के लिए उसकी उम्र सीमा कितनी निर्धारित की गई है, उम्र 18 से 40 वर्ष, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरी सरकारी योजना कौन सी है, खेलो इंडिया। खेलो इंडिया जैसे कि आप देख पा रहे हैं खेलो इंडिया, इसके तहत खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाता है, यानी कि खेलों को यानी कि खिलाड़ियों का विकास करने के लिए जितने भी युवा हैं उनको खेलों के रूप में या खेल के लिए प्रेरित करने के लिए किसका खेलो इंडिया का योजना का जो है इसमें शुभारंभ किया गया है। तो इस योजना के बारे में जानते हैं। खेलो इंडिया, इसके तहत खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाता है। शुरुआत सन 2017 में हुई थी इसकी। ये खेल विकास हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। राजीव गांधी खेल अभियान प्लस अर्बन समझ रहे हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम प्लस नेशनल स्पोर्ट टैलेंट सर्च योजनाओं का खेलो इंडिया में विलय किया गया है। नोडल मंत्रालय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इसमें अंतर्गत आते हैं खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत। उद्देश्य क्या है इसका, प्रतिभा पहचान, पोषण, संरक्षण, मार्गदर्शन, खेल अवसंरचना निर्माण। हार्ड पावर कमेटी द्वारा विभिन्न स्तरों पर पहचाने जाने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों को 8 वर्ष तक 5 लाख प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये कार्यक्रम 12 वर्टिकल में विभाजित है। ठीक है, हमने बस इतना जाना है। खेलो इंडिया किससे संबंधित है, युवाओं को खेल के रूप में खेल के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें क्या है 8 वर्ष तक 5 लाख प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये कार्यक्रम कितने वर्टिकल में विभाजित है, 12 वर्टिकल में विभाजित है, याद रखिएगा।
उसके बाद देखिए नंबर 4, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 2016 में हुई थी। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? नोडल मंत्रालय कौन सा है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि बताइए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में हुई थी। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है इसमें? औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है। उद्देश्य क्या है? नवाचार और स्टार्टअप के प्रोत्साहन हेतु मजबूत इकोसिस्टम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार अवसर बढ़ाना, लाभ बौद्धिक संपदा से जुड़ी सेवाओं संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना। स्टार्टअप शुरुआत करने हेतु 7 वर्ष में से 3 वर्ष का मुनाफा आयकर मुक्त व्यापार न चलने पर 90 दिन में कारोबार जो है बंद कर सकेंगे। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? सन 2016 में। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, बस ये आपसे पूछा जाएगा। क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। ठीक है, उद्देश्य क्या है? नवाचार व स्टार्टअप के प्रोत्साहन हेतु मजबूत इकोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपको इसकी मैं शुरुआत के बारे में ज़्यादातर पूछा जा सकता है, तो देखिए नवंबर 2016 में नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना कर दिया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत औषधि विभाग द्वारा प्रशासित क्रियान्वयन। ठीक है, लक्ष्य क्या है इसका? जनता में जेनेरिक दवा के प्रति समझ और जागरूकता को बढ़ावा देना, वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराना, योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद मुहैया कराना, किसी भी सरकारी अस्पताल या चिकित्सा कॉलेज या सरकारी भवन में इसका केंद्र खोलने पर 2.5 लाख की वित्तीय सहायता का प्रावधान इसमें किया गया है। किसमें? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना में। नवंबर 2016 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। शुरुआत कब की गई थी? सुकन्या समृद्धि योजना आपसे पूछा जा सकता है, शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। ये किसके अंतर्गत आती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आती है। इसका मकसद क्या है? मकसद क्या है इसका? बेटियों हेतु छोटी बचत योजना, बेटियों की शादी और पढ़ाई में आर्थिक संवर्धन और सहयोग। किसमें? सुकन्या समृद्धि योजना में। इसके तहत 250 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ 10 वर्ष की बच्ची तक का खाता खोला जा सकता है। किसमें? सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ 10 वर्ष की बच्ची तक का खाता खोला जा सकता है, याद रखिएगा। एक माह में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा और 15 वर्ष तक ये राशि जो है जमा हो सकती है। खाता पोस्ट ऑफिस या कॉमर्शियल बैंक में अधिकतम 2 बच्चियों खाता जो है पोस्ट ऑफिस या कॉमर्शियल बैंक में खुला जा सकता है। इसका सुकन्या समृद्धि योजना का खाता किसमें खुला जा सकता है? पोस्ट ऑफिस या कॉमर्शियल बैंक में, याद रखिएगा। अधिकतम 2 बच्चियों का खाता खुला जा सकता है। बच्ची के 21 वर्ष की होने पर खाता मैच्योर जमा राशि पर आयकर एक्ट 1961 की धारा पीओसी के तहत 80C के तहत आयकर एक्ट की धारा 1961 की धारा 80C के तहत आयकर नहीं देना होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास पीएम युवा 2016, पीएम युवा 2016 याद रखिएगा। प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास शुरुआत कब की गई थी? सन 2016 से 17 से इसकी शुरुआत की गई थी। 2020 से 21 में अवधि 5 वर्ष इसकी है। नोडल मंत्रालय किसके अंतर्गत आती है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, योजना को बागवानी फाउंडेशन कैलिफोर्निया के माध्यम से लागू करेंगे। ठीक है, इसको जो है लागू किया जा चुका है। स्कूल कॉलेज और प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से 7 लाख से अधिक छात्रों को उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य इसका प्रारंभिक चरण के उद्यमिताओं को शिक्षित करना और उन्हें पेयर्स मैटर्स डेक्यूबेटरों फंड्स व व्यावसायिक सेवाओं के नेटवर्क से जोड़ना, उद्यमिता हब द्वारा समर्थन, उद्यमिता या उद्यमी समर्थन वाली संस्कृति को बढ़ावा देना। किसमें? प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास में। ठीक है, पीएम युवा 2016 में इसकी शुरुआत की गई है। शुरुआत 2016 से 17, 2016 बोल सकते हैं ऑप्शन में अगर आए तो। कब से कब तक इसका लक्ष्य रखा गया है? 2020 से 21 तक। ठीक है, 2016 से लेकर के 2020 से 21 तक, यानी कि 2016-17 से 2020-21 अवधि कितनी? 5 वर्ष। नोडल मंत्रालय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, याद रखिएगा।
उसके बाद देखते हैं उदय योजना। उदय उ यानी कि UDAY, उदय आप देख पा रहे हैं, हिंदी में उदय बोल रहे हैं, और UDAY आप इसको लिखेंगे। यू का मतलब उज्ज्वल, डी यानी कि डिस्कॉम, ए यानी कि इंश्योरेंस, और वाई मतलब योजना। तो उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय सुधार पुनरुद्धार हेतु प्रारंभ। नोडल मंत्रालय विद्युत मंत्रालय किसके अंतर्गत आती है उदय योजना? विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, विशेषताएं क्या है? डिस्कॉम परिचालन क्षमता के सुधार, ऊर्जा लागत में कमी, डिस्कॉम बजाज लागत में कटौती, राज्य वित्त डिस्कॉमों में वित्तीय अनुशासन लागू करना। उसके बाद क्या है? नंबर 9 पर देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जैसा कि आप इसके बारे में सबसे ज्यादा सुन रहे होंगे, युवा कौशल प्रशिक्षण हेतु ये लॉन्च की गई है। इसका क्रियान्वयन क्या है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ठीक है, नोडल मंत्रालय किसके अंतर्गत आती है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मूल्यांकन और प्रमाणन पर प्रशिक्षकों को मौद्रिक इनाम प्रति प्रशिक्षु 8,000 रुपये तक ये इसमें जो है दिए जाते हैं। जल शक्ति अभियान क्या है? शुरुआत इसकी 1 जुलाई 2019 को की गई है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जल शक्ति अभियान। इसकी शुरुआत कब की गई है? 1 जुलाई 2019 को की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों का सामूहिक प्रयास पेयजल एवं स्वच्छता विभाग समन्वय कर रहा है। ठीक है, कौन सा? जल शक्ति अभियान 1 जुलाई 2019 को ये शुरुआत की गई है, भारत सरकार और राज्य सरकारों की मिलीजुली, ठीक है, जो है मेलजोल के आधार पर। उद्देश्य क्या है इसका? मनरेगा व ग्रामीण विकास मंत्रालय के जल संवर्ग प्रबंधन कार्यक्रम के साथ साथ जल व पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चल रही मौजूद जल पुनर्भरण व वनीकरण योजनाओं के तहत जल संचयन, संचरण, संरक्षण व पुनर्भरण गतिविधियों में तेजी लाना, जल को संरक्षित करना से संबंधित ये योजना है। और जल संकट ग्रस्त 255 जिलों में वर्षा जल संचयन संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना जल राज्य सूची का विषय है, किंतु केंद्र सरकार के संयुक्त अतिरिक्त सचिव रैंक के 255 IAS अधिकारियों द्वारा समन्वित होगा। ये ग्राम स्वराज अभियान के मॉडल पर चलेगा। ठीक है, याद रखिए कौन सा? जल शक्ति अभियान 1 जुलाई 2019। ठीक है, किसके द्वारा शुरुआत की गई है? भारत सरकार और राज्य सरकारों के मेलजोल के आधार पर इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्ट्राइड, STRIDE। स्ट्राइड की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। ये कौन सी योजना है? स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। इसकी शुरुआत कब की गई है? 1 जुलाई 2019 को UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरुआत की गई है। इसकी नोडल मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि किसके अंतर्गत? MHRD के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद इसके उद्देश्य और इसकी थोड़ी सी और इसके बारे में जानते हैं। स्ट्राइड सामाजिक रूप से प्रासंगिक अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है स्ट्राइड का। ठीक है, जो कि MHRD के अंतर्गत आती है। उद्देश्य युवा प्रतिभा पहचान, अनुसंधान संस्कृति को मजबूत करना, क्षमता निर्माण, नवाचार को बढ़ावा देना। नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है, और नवाचार विभिन्न कौशल के क्षेत्र में भी हो सकता है। ट्रांस डिसिप्लिनरी अनुसंधान का समर्थन करना। स्फूर्ति, अब स्फूर्ति योजना कौन सी है? स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ये परंपरागत उद्योग सृजन हेतु निधि की योजना है। नोडल मंत्रालय किसके अंतर्गत आती है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को व्यवस्थित करना, प्रतिस्पर्धी बनाना, स्थिरता हेतु समर्थन देना, ग्रामीण उद्यमियों को रोजगार देना, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना। किसमें? स्फूर्ति योजना के अंतर्गत। ठीक है, और कारीगरों हेतु सामान्य सुविधाओं व बेहतर उपकरणों का प्रावधान, क्लस्टर शासन प्रणाली मजबूत बनाना, बांस, शहद, खादी समूह इसके तहत फोकस वाले क्षेत्र हैं। स्फूर्ति के तहत 2019 से 20 में 100 नए समूह स्थापित करने की परिकल्पना, जिससे 50,000 कारीगर जुड़ेंगे। अब परामर्श योजना कौन सी है? परामर्श योजना UGC
यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना है ये। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा ये प्रारंभ की गई है। नोडल मंत्रालय किसके अंतर्गत आती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को परामर्श देना, संचालन हब्स एंड स्पॉक मॉडल के माध्यम से गुणवत्ता पर विशेष ध्यान व परामर्श हेतु 1000 उच्च शिक्षा संस्थानों को लक्षित किया जाएगा। किसके अंतर्गत? परामर्श योजना के अंतर्गत। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना है ये। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है। नोडल मंत्रालय किसके अंतर्गत? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इसका प्रारंभ किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वन स्टॉप सेंटर, सखी योजना, जिसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, किससे? सखी योजना या वन स्टॉप सेंटर। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा इस सेंटर में उपलब्ध करवाई जाएगी। ये लागू कब की गई है? वन स्टॉप सेंटर योजना अप्रैल 2015 में। ठीक है, नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? सखी योजना, वन स्टॉप सेंटर, जिसका दूसरा नाम है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद देखिए 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की सहायता हेतु लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित संस्थाओं को सेंटर से जोड़ना व सार्वजनिक और निजी दोनों जगहों पर महिलाओं एवं बालिकाओं को सहायता देना। निर्भया फंड के माध्यम से योजना का वित्त पोषण कितना? 100% केंद्रीय सहायता, याद रखिएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, इसका प्रारंभ कब किया गया था? जून 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना या शहरी, जिसे दूसरे पोस्टर में आप देख सकते हैं, आवास योजना यानी कि शहरी का शुभारंभ किया गया है। एक तरीके से इसमें घर बना करके इस योजना के अंतर्गत कुछ गरीब को आइडेंटिफाई कर इस योजना का लाभांश उन्हें प्रदान किया जाता है। इंदिरा आवास योजना को 1 अप्रैल 2016 से PMAY ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया। PMAY ग्रामीण, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये शहरी आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अधीन है। PMAY फिर से शहरी देखिए 2020 तक सभी बेघरों को पक्का सुलभ मकान उपलब्ध कराना, इसका जैसा कि मैंने भी आपको बताया सुनिश्चित इस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। लक्षित लाभार्थी 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति इस योजना का लाभांश ले सकते हैं। EWS तथा 3 से 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले निम्न आय वर्ग वाले LIG यानी कि शॉर्ट में निम्न आय वर्ग वाले तथा 6 से 12 लाख की वार्षिक आय वाले जो है तथा 12 से 18 लाख की वार्षिक आय वाले को शामिल किया गया है विभिन्न मानकों के आधार पर। प्रत्येक लाभार्थी को 1 लाख से 2.5 लाख तक की केंद्रीय सहायता इसमें दी जा रही है। ठीक है, किसमें? PMAY शहरी योजना के अंतर्गत। ठीक है, PMAY शहरी योजना के अंतर्गत। उसके बाद देखिए PMAY ग्रामीण, और देखिए 2022 तक सभी बेघरों और कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से युक्त बेहतर मकान जो है सुलभ कराना। केंद्र एवं राज्यों के मध्य आवास सहायता लागत मैदानी क्षेत्रों में कितना रखा गया है अनुपात? केंद्र और राज्य के बीच में ग्रामीण जो योजना है इसमें जो PMAY जो यानी कि घर बना करके दिए जा रहे हैं उसका अनुपात कितना रखा गया है? केंद्र और राज्यों के मध्य आवास सहायता लागत मैदानी क्षेत्रों में 60:40, यानी कि केंद्र का अनुपात 60 और राज्यों का अनुपात 40। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। पूर्वोत्तर व जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में कितना अनुपात है? 90:10। सिर्फ 2 इसमें आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर व यानी कि पूर्वोत्तर और जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड में इसका अनुपात 90:10 है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना LCLP श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कैबिनेट द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना है, जो कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 14/8/1988 के तहत अनुमोदित है। उद्देश्य क्या है? बाल श्रम में संलिप्त बच्चों को शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, बाल श्रम निगरानी
ट्रैकिंग रिपोर्टिंग प्रणाली का निर्माण किसके अंतर्गत किया गया है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित यह योजना है। 5 से 8 वर्षीय बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत जोड़ करके मुख्य धारा में लाना व 8 से 14 वर्षीय कामकाजी बच्चों को प्रोजेक्ट सोसाइटी द्वारा स्थापित NCLP स्कूलों के माध्यम से पुनर्वासित करना। उसके बाद देखिए कौन सी योजना? सुप्रा योजना, साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोवाइड रिसर्च एडवांसमेंट। याद रखिएगा, वैज्ञानिक और उपयोगी गहन अनुसंधान उन्नयन, ठीक है, के अंतर्गत आती है। SERB साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने इसे तैयार किया है। ये योजना अत्याधुनिक शोध कार्यों में फंडिंग करने में सहायक होगी। उद्देश्य कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्षेत्र में शोध प्रोत्साहन के लिए निधि उपलब्ध करवाना, ऐसे विचारों को वित्तीय करना जो अध्ययन के नए क्षेत्रों, नवीन वैज्ञानिक अवधारणाओं, नवीन उत्पादों, तकनीकी का नेतृत्व करते हो। किसके अंतर्गत? सुप्रा योजना के अंतर्गत। ठीक है, SERB इसके अंतर्गत यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत वैज्ञानिक, ये कैसा निकाय है? एक वैधानिक निकाय है। स्थापना कब है इसकी? जो है वैज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है। किसकी? सुप्रा योजना की। ठीक है, उसके बाद देखिए निष्ठा पहल। निष्ठा आपने सुना होगा, निष्ठा कार्यक्रम जो चलता है, निष्ठा इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसे 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किसको? निष्ठा इनिशिएटिव यानी कि निष्ठा पहल को। ये विश्व में सबसे बड़ा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि निष्ठा कार्यक्रम या निष्ठा पहल या निष्ठा इनिशिएटिव किस से संबंधित है? छात्र प्रशिक्षण से, अध्यापक प्रशिक्षण से, अभिभावक प्रशिक्षण से, या कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। तो आपको क्या बताना है? अध्यापक प्रशिक्षण से निष्ठा पहल जो है संबंधित है। इसका उद्देश्य अध्यापक कार्यक्रम कौशल पर ध्यान देना है। इसका उद्देश्य क्या है? अध्यापक कार्यक्रम कौशल पर ध्यान देना है। किसका? निष्ठा इनिशिएटिव का। ठीक है, अगस्त 2019 में MHRD के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। उसके बाद देखिए समुद्रयान अभियान, संचालक राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT। मकसद क्या है? गहरे समुद्र में दुर्लभ खनिज तत्वों जैसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का अन्वेषण करना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशियन मिशन हेतु पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 समुद्री यात्रियों को अध्ययन हेतु 6 किलोमीटर की गहराई में भेजा जाएगा। किसके अंतर्गत? समुद्रयान अभियान के अंतर्गत। महत्व क्या है? इसके सफल होने पर भारत विकसित देश समूह में शामिल हो जाएगा। इसके सफल होने पर भारत जो है विकसित देश में शामिल हो जाएगा। ऐसा करने वाला भारत पहला विकासशील देश बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सी बैंड प्राधिकरण ने मध्य हिंद महासागर बेसिन में भारत को 75,000 वर्ग किलोमीटर में पॉलीमेटेलिक की अनुमति दी है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स ये आलू के छिद्रित नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, इन्हें मैग्नीज नोड्यूल्स भी कहा जाता है। ये समुद्र निचल में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए उड़ान, आपने सुना होगा उड़ान, वो वाली उड़ान नहीं जो अमर उजाला की आती है। उड़ान योजना क्या है? देखिए, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, इसका आप इसे स्लोगन बोल सकते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 2016 में दिल्ली से। ये नागर विमानन मंत्रालय की एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है। ये बाजार आधारित व्यवस्था है जिसमें एयरलाइन सीटों की सब्सिडी के लिए बोली लगाएगी। किसके अंतर्गत? उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ये नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बाजार आधारित व्यवस्था है जिसमें एयरलाइन सीटों की सब्सिडी के लिए बोली लगाएंगी। उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय प्रार्थी पर या क्षेत्रीय लोगों पर सस्ती और आर्थिक रूप से व्यवहार्य उड़ानों को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय वर्गों पर बोल सकते हो। ठीक है, क्षेत्रीय आधार पर सस्ती और आर्थिक रूप से व्यवहारिक उड़ानों को बढ़ावा देना। इसका संचालन 10 वर्षों के लिए होगा। विमान से 500 किलोमीटर की 1 घंटे की यात्रा तथा हेलीकॉप्टर से 30 मिनट की यात्रा के लिए किराए की सीमा कितनी निश्चित की जाएगी? 2,500 रुपये निश्चित की जाएगी। किसके अंतर्गत? उड़ान योजना के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा।
उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? सितंबर सन 2014 में। क्या है ये? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ठीक है, NULM जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का एक एकीकरण है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? दीनदयाल अंत्योदय योजना आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना। इस मिशन के तहत बाहरी गरीबों को प्रशिक्षित कर कुशल बनाने के लिए 15,000 से 18,000 का प्रावधान। सामाजिक और वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक समूह को 10,000 का प्रारंभिक समर्थन दिया जाता है। सूक्ष्म उद्योगों समूह उद्यमों की स्थापना के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए 2 लाख की ब्याज सब्सिडी और समूह उद्यमों पर 10 लाख की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उम्मीद योजना क्या है? शुरुआत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री हर्षवर्धन द्वारा। उम्मीद योजना की शुरुआत किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री हर्षवर्धन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ध्येय वाक्य, इसका स्लोगन क्या है? रोकथाम इलाज से बेहतर है। किसके? उम्मीद योजना का। रोकथाम इलाज से बेहतर है, आपसे पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम क्या है? यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है, आप देख सकते हैं UMMIT शॉर्ट फॉर्म। ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग की पहल है जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का ही एक विभाग है। इसका उद्देश्य क्या है? उम्मीद योजना का मानव आनुवंशिकी के क्षेत्र में कुशल चिकित्सकों की संख्या को बढ़ाना, सरकारी अस्पतालों में परामर्श, प्रसव पूर्व परीक्षण और निदान प्रबंधन और बहुविषयक देखभाल प्रदान करना। इसके पहल चरण में 5 निदान केंद्रों की स्थापना की गई है, दिल्ली में, हैदराबाद, जोधपुर, कोलकाता में। योजना के पहले चरण में 7 आकांक्षी जिलों का चयन किया गया है, जैसे मेवात हरियाणा, यादगीर कर्नाटक, हरिद्वार उत्तराखंड, पश्चिम महाराष्ट्र और नंदुरबार महाराष्ट्र, रांची बोकारो झारखंड, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। उसके बाद इन 7 आकांक्षी जिलों में प्रतिवर्ष 10,000 गर्भवती महिलाओं और 5,000 नवजात शिशुओं में वंशानुगत बीमारियों की जांच की जा सकेगी। इन केंद्रों में निःशुल्क चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाएगी। जन्मजात विकृतियों और आनुवंशिक विकारों से होने वाली नवजात शिशुओं की मौतों को कम किया जा सकेगा। ये सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगी या सहायक होगी, ठीक है। कौन सी योजना? जैसा कि अभी आपने अच्छे से समझा, कौन सी? उम्मीद योजना, याद रखिएगा, उम्मीद योजना। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना, शुरुआत इसकी कब हुई है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना। आदर्श वाक्य क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। किसका? ठीक है, याद रखिएगा, स्वस्थ हरा खेत हरा मुद्रा कार्ड स्वास्थ्य योजना का स्लोगन वाक्य क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। धरा मीन्स भूमि, जमीन। इस योजना के प्रारंभ से अगले 3 वर्षों तक 14 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाने थे। इस कार्ड में 12 मापदंड शामिल थे। उद्देश्य क्या है? किसानों को खेतों में पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा, उर्वरक व खाद्य के प्रयोग की जानकारी प्रदान करना। उसके बाद रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करना, किसानों की कृषि लागत कम करते हुए उत्पादकता में वृद्धि करना, किसानों में फसलों के चयन के साथ साथ भूमि उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सिंचाई जल की मितव्ययी उपयोग सुनिश्चित करना। प्रथम चरण 2015 से 17 इसका रखा गया था लक्ष्य। 10.73 करोड़ कार्ड वितरण किए गए मुद्रा कार्ड योजना। और द्वितीय चरण में 2017 से 19 का इसका लक्ष्य रखा गया था, जो कि कितने वितरण किए गए हैं? 4.71 करोड़ कार्ड वितरण किए गए। इस कार्ड डेटा का उपयोग करते हुए हैदराबाद द्वारा मृदा उर्वरता मूल्यांकन और पोषक तत्व मानचित्रण किया जा रहा है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य में इस कार्ड की अहम भूमिका रहेगी।
विद्यांजलि योजना याद रखिएगा। शुरुआत कब की गई है? जून 2016 में। मानव संसाधन विकास मंत्री किसके द्वारा? स्मृति ईरानी जी के द्वारा। उस टाइम पर जी मंत्री थी। अब मकसद क्या है? बच्चों के बीच पढ़ने की आदतें विकसित करना, स्कूल तथा सामुदायिक स्तर पर रीडिंग कल्चर विकसित करना। नोडल मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सर्व शिक्षा अभियान के समग्र तत्वावधान में इस योजना का कार्यान्वयन ये एक स्कूली स्वयंसेवी कार्यक्रम है। प्राथमिक विद्यालयों में समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्कूल और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक पहल है। कौन सी? विद्यांजलि योजना, MHRD के अंतर्गत आती है। ठीक है। उसके बाद कार्यक्रम के तहत भारतीय प्रवासी सेवानिवृत्त व्यक्ति जैसे शिक्षक, सरकारी अधिकारी, रक्षाकर्मी, पेशेवर और गृहिणी स्वयंसेवक के रूप में शामिल हो सकते हैं। ये स्वयंसेवक कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए शहर शैक्षिक गतिविधियों के लिए अपनी सेवाएं देते हैं। उसके बाद देखिए फूड सेफ्टी मित्र स्कीम, FSMS जैसे कि आप देख पा रहे हैं। शुरुआत इसकी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसे विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। किसे? फूड सेफ्टी मित्र स्कीम विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया था। थीम क्या है? हेल्थी डाइट्स फॉर ए जीरो हंगर वर्ल्ड। ठीक है, कोई भी भूखा न रहे, इस योजना का उद्देश्य था। इसकी थीम या स्लोगन वाक्य बोल सकते हैं, हेल्थी डाइट्स फॉर ए जीरो हंगर वर्ल्ड। इस स्कीम के अंतर्गत फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा ट्रेनिंग और प्रमाणन कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत इन द राइट जैकेट प्लस इन राइट झोला पहल की शुरुआत की। ईट राइट जैकेट से तात्पर्य क्या है? इसका मतलब क्या है? ईट राइट जैकेट से तात्पर्य फील्ड स्टाफ द्वारा प्रयोग किए जाने वाले टेक्नोलॉजिकल डिवाइस, टैबलेट, स्मार्टफोन पहचान और ट्रैकिंग के लिए प्रयोग होने वाले QR कोड और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से है। इन तकनीकों के उपयोग से खाद्य सुरक्षा प्रशासन में दक्षता, व्यवसायीकरण और पारदर्शिता आएगी ईट राइट जैकेट से। ठीक है। उसके बाद देखिए ईट राइट झोला का आशय यह क्या है? प्लास्टिक केस की जगह पुनः प्रयोग में लाए जाने वाले कपड़ों या जूट के बैग से है। स्कीम क्या है? FSMS के लाभ यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसकी है। इस स्कीम से गरीबी, भुखमरी और कुपोषण में सहायता मिलेगी उन्मूलन हेतु। ठीक है। खास तौर से खाद्य व्यवसाय को लाभ, सतत पर्यावरण को बढ़ावा। UN में 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा। FSSAI ने ट्रेनिंग कोर्स उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत होम्योस्टिक वर्क स्किल काउंसलिंग के पार्टनरशिप की है। फिर उसके बाद देखिए एक और योजना 26, कुछ थोड़ी सी योजनाएं और बची हैं, कुछ ही सेकंड्स में इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए 26 बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, शुरुआत इसकी कब हुई थी? संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, गूगल के द्वारा। ये कार्यक्रम इंजीनियरिंग छात्रों को एक मंच प्रदान करेगा जहां वे सामाजिक समस्याओं के समाधान जो है ढूंढ सकते हैं या हल ढूंढ सकते हैं। किसके माध्यम से? बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत। ये समाधान स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट शहर अवसंरचना, महिला सुरक्षा और परिवहन, पर्यावरण तथा डिजिटल साक्षरता से संबंध होंगे। ये तकनीक गूगल के डेवलपर्स स्टूडेंट क्लब नेटवर्क के माध्यम से प्रदान करवाई जाएगी। तकनीक है मशीन लर्निंग, क्लाइंट एंड एंड्रॉयड से सीखना। ठीक है, इसमें याद रखिएगा किसके अंतर्गत? बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम अच्छे से। अब देखिए 27वां आइस डैश और अतिथि, ये कौन सी योजना है? शुरुआत किसने की थी? सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित इन दोनों पहलों को वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के तहत विकसित। उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य? आयातित वस्तुओं की सीमा शुल्क निकासी को बेहतर निगरानी प्रणाली और गति प्रदान करना। ठीक है।
आई डैश क्या है? आइस डैश देखते हैं, भारतीय सेवा शुल्क का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निगरानी डैशबोर्ड है। इसे CBIC की वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पर आम जनमानस विभिन्न बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर आयातित कार्गो के दैनिक सीमा शुल्क निकासी के समय देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे कार्गो प्लेन, जिसमें एक बहुत बड़ा मालवाहक हवाई जहाज होता है, जिसमें जो है दूसरे देशों से आयात निर्यात किया जाता है। ऐसी बहुत सी इसमें इससे संबंधित इस योजना को लॉन्च किया गया है। अतिथि क्या है? एक मोबाइल ऐप है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों द्वारा एडवांस में सीमा शुल्क योजना को दर्ज करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। यात्री इस ऐप का उपयोग भारत में उड़ान भरने से पहले भी भारतीय सीमा शुल्क के साथ कर योग्य वस्तुओं और करेंसी की घोषणा दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आवागमन को भी सुविधाजनक बनाएगा। ऐप भारत में पर्यटन और व्यापार यात्रियों को प्रोत्साहित करेगा। उसके बाद देखते हैं 28 निर्विक योजना। पूरा नाम क्या है? निर्यात ऋण विकास योजना। एक ऋण निर्यात बीमा योजना है। शुरुआत कब हुई थी निर्विक योजना की? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निर्यात ऋण गारंटी निगम ECGC के जरिए की है। इस योजना में कोई ब्याज सहायता नहीं दी जाएगी। मुख्य प्रावधान क्या है? भारत में अर्थात वर्तमान में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बैंकों को होने वाले नुकसान का 60% कर का प्रदान करता है। मूल और ब्याज दोनों के लिए कवर प्रतिशत को वर्तमान औसत 60% से बढ़ाकर 90% कर दिया गया है। इसके अंतर्गत योजना के तहत कवर का दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें न केवल बकाया मूल बल्कि बकाया ब्याज भी शामिल है, जिसकी अधिकतम अवधि 2 तिमाहियों या NPA तारीख तक जो भी पहले हो किया गया है। योजना में प्रीमियम दरों को कम किया गया है और ऋण की राशि को 80 करोड़ रुपए तक और इससे अधिक ऋणों में बांटा गया है। योजना के तहत अब ECGC अधिकारियों द्वारा बैंक दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण 10 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान के लिए अनिवार्य होगा। वर्तमान में यह सीमा कितनी है? 1 करोड़ रुपए है। ठीक है, कौन सी योजना? याद रखिएगा, निर्विक योजना, निर्यात ऋण विकास योजना से संबंधित है। अब इसकी योजना के क्या क्या लाभ हैं देखते हैं। कर्ज की उपलब्धता में बढ़ोतरी होगी, जाहिर सी बात है। उच्च प्रक्रिया आसान होगी, बिल्कुल होगी। पूंजीगत राहत के कारण ऋण की लागत में कमी होगी। 90% कवरेज प्राप्त करने के बाद छोटे निर्यातक कितने 7.6% की दर से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। लोटस HR लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम्स फॉर हेल्थी रीयूज। दिल्ली में इस परियोजना के दूसरे चरण को शुरू किया गया, जिसके तहत दिल्ली के बारापुल्ला नाले के जल का उपचार किया गया। क्या है? लोटस HR विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा नीदरलैंड के ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित है। लोटस HR की शुरुआत 2017 में की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य समग्र अपशिष्ट जल प्रबंधन समग्र अपशिष्ट जल प्रबंधन, यानी कि जितना भी दूषित जल है उसको एक तरीके से दूषित जल को जो प्रदूषित जल है उसको साफ करना। परियोजना में वेटलैंड तकनीक के माध्यम से जल का उपचार किया जाएगा। क्षमता क्या है? प्रतिदिन 10,000 लीटर सीवेज जल का उपचार। इस योजना में IIT दिल्ली प्लस टेरी प्लस नीरी नागपुर शामिल या भागीदारी है। वन नेशन वन फास्टैग, जैसा कि आप जानते हैं वन नेशन वन फास्टैग जो टोल पर इससे टैक्स लिया जाता है। शुरुआत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत हाल ही में की गई है। 1 दिसंबर से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स संग्रह केवल फास्टैग के जरिए अनिवार्य कर दिया जाएगा या कर दिया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? टोल टैक्स के डिजिटल संग्रहण को एकीकृत करना है ताकि देश भर में वाहनों की बाधा रहित गतिशीलता सुनिश्चित करना। क्या है? फास्टैग ये स्टिकर होते हैं जो वाहनों की विंडो स्क्रीन पर लगे होते हैं। ये स्टिकर RFID तकनीक का उपयोग करते हुए वाहनों को टोल गेट पर रोके बिना डिजिटल तरीके से संपर्क रहित टोल संग्रहण
में सक्षम बनाता है। ये टैक्स बैंड खाते या अन्य भुगतान माध्यम से जुड़े होते हैं। जैसे ही वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है तो स्वतः ही रकम खाते से कट जाती है और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर नोटिफिकेशन चला जाता है। ठीक है, एक ऐसी योजना है जिसमें फास्टैग एक गाड़ी पर लगवाया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा। उसकी गाड़ी पर वो आगे शीशे पर लगवाता है। उससे क्या होता है, उसमें एक वॉलेट के रूप में पैसे अपने कुछ डिपॉजिट करता है, और डिपॉजिट करता है तो उसमें क्या है, जैसे ही वो यात्रा करता है तो टोल पर उसको स्कैन किया जाता है और उसके खाते से वो रकम काट ली जाती है। एक फास्टैग 5 साल के लिए वैध होता है और इन्हें आवश्यकता होने पर रिचार्ज करना, जैसा कि मैंने भी बताया, आवश्यकता होने पर रिचार्ज कराना होता है। और इससे जो एक तरीके से जो घूसखोरी होती है वो भी रुक जाती है, यानी कि करप्शन भी रुकता है काफ़ी हद तक। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की आय की आम जो है भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के साथ यहाँ राज्य राजमार्गों में फास्टैग को अपनाने के लिए समझौता किया है। उसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसकी शुरुआत नवंबर 2016 को लॉन्च की गई थी। कौन सी? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रावधान क्या है? प्रत्येक माह की 9वीं तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर उनकी गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी तिमाही को अवधि के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है? प्रसव पूर्व जांच के दौरान देखभाल की गुणवत्ता सुधारना। देश में 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इन सेवाओं को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्धारित सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड तथा सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका दी जाएगी। कौन सी योजना? याद रखिएगा एक बार फिर से, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसकी शुरुआत कब की गई थी? याद रखिएगा, नवंबर 2016 को लॉन्च की गई थी। उसके बाद देखते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। एक पेंशन सह निवेश योजना है। शुरुआत जनवरी 2004 में की गई है। भारतीय नागरिकों की वृद्धावस्था सुरक्षा हेतु लॉन्च की गई है। योजना का नियमन क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए द्वारा किया जाएगा। आवेदन करते समय 18 से 60 वर्ष को कोई भी निवासी या गैर निवासी भारतीय नागरिक एनपीएस से जुड़ सकता है। इसमें सब्सक्राइबर किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी समय अंशदान कर सकता है और वह राशि भी बदल सकता है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन सरकार द्वारा लॉन्च केंद्रीय संचार मंत्रालय की एक पहल मिशन या लक्ष्य 2022 तक सभी गांवों की ब्रॉडबैंड तक पहुंच को सुनिश्चित करना। ये 3 सिद्धांतों पर आधारित है। सभी के लिए उपलब्धता, गुणवत्ता युक्त सेवा, किफ़ायती सेवा। ये अभियान राष्ट्रीय डिजिटल और संचार नीति 2018 का हिस्सा है। प्रमुख लक्ष्य क्या है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का? 2024 तक प्रति 1000 की जनसंख्या पर टावर घनत्व को मौजूदा 0.42 से बढ़ाकर 1.0 करना। 30 लाख किलोमीटर इंक्रीमेंटल ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना। 7 लाख करोड़ यानी कि 7 लाख करोड़ के निवेश का मिशन अगले 3 से 4 वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत, यानी कि एक डिजिटल योजना की तरह काम करेगा। एक डिजिटल योजना है, सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है। मिशन 2022 तक सभी गांवों की ब्रॉडबैंड तक पहुंच को सुनिश्चित करना है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय सरकार डिजिटल विकास को ज़्यादा महत्व दे रही है। तो राज्य रिजर्व से 10% इस योजना का योगदान रखा गया है। मोबाइल टावरों का फाइबरटाइजेशन, यानी कि मोबाइल टावरों का जो फाइबरटाइजेशन, जो ब्रॉडबैंड केबल जो बिछाई जाएंगी 30% से बढ़ाकर 70% तक करना। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए राइट ऑफ वे मॉडल विकसित करना। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ, यह ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में वहन योग्य कीमतों पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करता है। दूरसंचार विभाग के तहत इसका गठन 2002 में किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2022 तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड की सेवा का लक्ष्य पहुंच विकसित करना। उसके बाद सतत विकास प्रकोष्ठ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल एसटीसी, शुरुआत कोयला मंत्रालय द्वारा की गई है।
देश में पर्यावरण अनुकूलन कोयला खनन के प्रोत्साहन हेतु स्थापना। इससे कोयला खानों के बंद करने से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं से निपटने में मिलेगी मदद। किसके तहत? सतत विकास प्रकोष्ठ, सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल। ठीक है, सतत विकास प्रकोष्ठ। इसका उद्देश्य क्या है? वर्तमान और भविष्य की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए खनन के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करना, खानों के उचित पुनर्वास रिहैबिलिटेशन के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप दिशा निर्देशों का समुच्चय विकसित करना। याद रखिएगा, इसमें कोयला खानों को बंद करने से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं से निपटने में मिलेगी मदद। सतत विकास प्रकोष्ठ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल। उसके बाद देखते हैं अटल भूजल योजना। अटल जल योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर शुरुआत की गई। कुशल भूजल प्रबंधन हेतु 7 राज्यों में इसकी शुरुआत की गई है। अटल भूजल योजना की गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अवधि क्या है? 5 वर्ष 2020 से 21 से लेकर के 2024 से 25 तक की इसकी अवधि रखी गई है, एक तरीके से 2020 से 2025। योगदान क्या है? 50% विश्व बैंक के ऋण के रूप में अटल भूजल योजना में लगभग 30,000 करोड़ रुपए तथा शेष 50% नियमित बजट केंद्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होगी। और उद्देश्य भूजल प्रबंधन हेतु संस्था के ढांचे को मजबूत करना। उसके बाद देखते हैं जल जीवन मिशन। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्रालयों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2019 से 20 में जल जीवन मिशन का ऐलान किया था। इस हेतु 256 जिलों में फैले हुए 1552 ब्लॉकों की पहचान की गई। उद्देश्य 2024 तक सभी भारतीयों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना। पाइप द्वारा जलपूर्ति इसकी की जाएगी। जल जीवन मिशन। ठीक है, प्रावधान क्या है? इस हेतु जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। जल संसाधन मंत्रालय प्लस गंगा कायाकल्प और नदी विकास और पेयजल प्लस स्वच्छता मंत्रालय को एकीकृत करके जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है। भाषा संगम योजना शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा की गई है। इसके तहत स्कूली बच्चों को भारतीय भाषाओं को सिखाना शामिल है। ये योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा है। उद्देश्य क्या है भाषा संगम योजना का? छात्रों को देश की सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय विविधता से अवगत कराना या करवाना। 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं से स्कूली छात्रों को परिचय कराना आदि भाषा संगम योजना का उद्देश्य है। भाषिक प्रावधान निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा RTI अधिनियम 2009 की धारा, ठीक है, 29(2)F के तहत शिक्षा का माध्यम छात्र की मातृभाषा में हो। नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के तहत बच्चे की प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में हो। ये इसका उद्देश्य है। उसके बाद देखिए मिशन पूर्वोदय। शुरुआत इसकी कब की गई थी? मिशन पूर्वोदय की इस्पात मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये योजना भारत के पूर्वी क्षेत्र के विकास से जुड़ी हुई है। इस क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र से पूर्वोदय समझ सकते हैं आप, पूर्वी क्षेत्र से। भारत के पूर्वी क्षेत्र में एकीकृत स्टील हब का विकास किया जाएगा। अन्य भागीदार CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री प्लस JPC जॉइंट प्लांट कमेटी की भागीदारी से प्रारंभ की गई है। उद्देश्य क्या है? एकीकृत स्टील हब की स्थापना के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास को गति देना। ये 3 प्रमुख तत्वों पर केंद्रित है। ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट की स्थापना को आसान बनाने के माध्यम से क्षमता में वृद्धि, एकीकृत इस्पात संयंत्रों को साथ साथ मांग केंद्रों के पास इस्पात समूह का विकास, एकीकृत इस्पात संयंत्रों के साथ साथ मांग केंद्रों के पास इस्पात समूह का विकास करना। लॉजिस्टिक और यूटिलिटी के बुनियादी ढांचे का परिवर्तन जो पूर्वी क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को बदल देगा। लाभ क्या है इसका? पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय इस्पात नीति द्वारा परिकलित देश की 75% से अधिक वृद्धिशील स्टील क्षमता को जोड़ने की संभावना है। इंडस्ट्री 40 के अंतर्गत इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2030 से 31 तक प्राप्त की जाने वाली 300 मीट्रिक टन क्षमता में से 200 से अधिक अकेले क्षेत्र से प्राप्त होने की उम्मीद। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भारत के पूर्वी राज्यों उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के ऊपरी हिस्से में देश का 80% लौह अयस्क
100% कोकिक कोयल और क्रोमाइट बॉक्साइट और डोलामाइट के भंडार का महत्वपूर्ण हिस्सा स्थित है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ये महत्वपूर्ण योजना है, याद रखिएगा। शुरुआत उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई है, याद रखिएगा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान जी के द्वारा। जून 2020 से पूरे भारत में ये लागू हो जाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जून 2020 से पूरे देश में या पूरे भारत में लागू हो जाएगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, गुजरात को अंतर्राज्यीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी से जोड़कर इसकी शुरुआत की गई। नोडल मंत्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। उद्देश्य विश्व के सबसे बड़े खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी नेटवर्क तैयार करना। सभी राज्यों के पीडीएस लाभार्थियों के वितरण को एक केंद्रीय रिपोजिटरी से एकीकृत करना। आंतरिक प्रवास करने वाले निम्न आय के व्यक्तियों को पीडीएस का निरंतर लाभ प्रदान करना। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी, राशन कार्ड की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी का मतलब यह है कि किसी राज्य में पंजीकृत राशन कार्ड धारक किसी अन्य राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत स्थापित राशन की दुकान से अपने कोटे का सामान खरीद सकता है। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ठीक है, जिसकी शुरुआत जो है रामविलास पासवान जी ने की है और ये ये लागू यानी कि काम करना कब से शुरू कर देगी, जून 2020 से पूरे भारत में लागू हो जाएगी। नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी शुरुआत कब हुई थी, सन 2019 में। एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, याद रखिएगा, एनपीई, ना कि एजुकेशन नहीं, नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सन 2019। ठीक है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया। एनपीई 2019 ये एनपीई 2012 की जगह लेगी। इसके तहत भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ईएसडीएम शॉर्ट फॉर्म के, ठीक है, वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। ईएसडीएम की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में घरेलू घटकों को बढ़ावा देना होगा। किसके तहत, नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक 2019 एनपीई 2019। इसका उद्देश्य क्या है, वर्ष 2025 तक 400 बिलियन यानी कि 26 लाख करोड़ का टर्नओवर प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास हेतु ईएसडीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना इसका मुख्य मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव्स है। उसके बाद देखिए 2025 तक 1 बिलियन मोबाइल हेडसेट लक्ष्य उपलब्ध कराना, इसका लक्ष्य रखा गया है, नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद देखिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है नीट, NEAT, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। इसकी शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम करेगी या काम करेगा। नीट की क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है, AICTE, ऑल इंडिया, जैसे कि आप जानते होंगे। AICTE उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा में टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर परिणाम सुनिश्चित कराना। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से शिक्षण कार्यक्रम को शिक्षार्थी सुगम बनाना, NEAT, ठीक है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत PMGSY 25 दिसंबर 2000 को वाजपेयी सरकार के समय इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, मंत्रालय किसके अंतर्गत आती है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्राम सड़क योजना, जैसे कि साफ लिखा हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय। और 2019 तक इसके तहत यानी कि कितने 6 लाख कितने 6,08,899 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका 2019 के तहत। वर्तमान में इसका तीसरा चरण चल रहा है। चरण प्रथम यानी कि 25/12/2000 से लेकर के, प्रथम चरण था 25/12/2000। प्रथम चरण पूछा जा सकता है आपसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पहला चरण कब शुरू किया गया था, 25/12/2000 को याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों की 12मासी सड़कों से जोड़ना। चरण द्वितीय क्या है, 2012 से 2013 में हुआ था। उद्देश्य मौजूदा सड़कों पर फिर से सड़क बिछाना, सड़कों को चौड़ा और सीधा करना, लागत केंद्र
लागत अनुपात क्या है, केंद्र का 75% और राज्य का 25%, याद रखिएगा। आपसे इसमें केंद्र से और राज्य का अनुपात लागत भी पूछा जा सकता है। केंद्र का 75% और राज्य का 25%। चरण 3 जुलाई 2019 से प्रारंभ किया गया। 2019 से 20 से लेकर के 2024 से 25 तक 1,25,000 किलोमीटर की सड़कें बनाने का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। 1,25,000 किलोमीटर की सड़कें बनाने का प्रस्ताव किसमें रखा गया है, चरण 3 में, जो कि जुलाई 2019 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शुरू की गई है, याद रखिएगा। उसके बाद केंद्र और राज्य के बीच अनुपात चरण 3 में कितना रखा गया है, मैदानी राज्यों के लिए 60:40, 60:40। पूर्वोत्तर एवं 3 हिमालयी राज्यों यानी कि यूनियन टेरिटरीज के लिए 90:10, कितना, 90:10। उद्देश्य पहले से बनी हुई सड़कों को ग्रामीण कृषि बाजारों से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद देखिए सूत्रा पिक, साइंटिफिक यूटिलाइजेशन, यू रिसर्च ऑगमेंटेशन, प्राइम प्रोडक्शन फ्रॉम इंडिजीनियस कॉइस, ठीक है, काउस। अब स्वदेशी गायों पर अनुसंधान हेतु कार्यक्रम, साइंटिफिक यूटिलाइजेशन, यू रिसर्च ऑगमेंटेशन, प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजीनियस काउस। स्वदेशी गायों पर अनुसंधान हेतु कार्यक्रम, सूत्रा पिक, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये किससे संबंधित है, गायों से संबंधित है। अंतर क्या है, मंत्रालयी वित्तपोषित कार्यक्रम, मंत्रालय किसके अंतर्गत आती है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसका नेतृत्व करता है। अन्य साझेदार कौन है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग प्लस CSIR प्लस ICMR प्लस आयुष मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है, दूध और दूध उत्पाद, घी, दही, डेयरी उत्पादों पर वैज्ञानिक शोध करना। 2017 में सीट यानी कि 2017 में सीट ने पंचगंड पर वैज्ञानिक प्रामाणिकता व शोध हेतु समिति का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत सूत्रा पिक का उद्देश्य या किससे संबंधित है आपसे पूछा जाए तो स्वदेशी गायों पर अनुसंधान हेतु एक कार्यक्रम है सूत्रा पिक। इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो साइंटिफिक यूटिलाइजेशन यू थ्रू रिसर्च, साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन, प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजीनियस काउस। आप आसानी से बता देंगे, ठीक है। सूत्रा पैक से संबंध है, स्वदेशी गायों पर अनुसंधान हेतु एक कार्यक्रम है जो कि अभी हाल ही में शुरुआत की गई है। उसके बाद देखिए आपने देख लिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण कब से शुरू किया गया है, जुलाई 2019 से, और कब तक, 2024 से 25 तक। 1,25,000 किलोमीटर की सड़कें बनाने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। केंद्र और राज्य के बीच अनुपात 60:40। तो आपने ये सारी योजनाएं इस वीडियो में आज कंप्लीट देखी।